Dear student, today we will discuss about the topic Detente. Detente is a most important topic in international politics. कोल्ड वार के समय में, कोल्ड वार के दरमियान जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण एक सिद्धांत या फिर एक विचार जो सामने आया था, जिस विचार को लेकर जो है, जिस विचार के कारण जो है वह कोल्ड वार में कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन आया। कोल्ड वार जो है वह थोड़ी सी, कोल्ड वार की जो तेजी थी या कोल्ड वार की जो गति थी वो धीमी हुई थी। तो वह जो विचार था, वह जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम दितेंते या दितांते के नाम से जानते हैं। दितांते जो है एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य का मतलब है रिलैक्सेशन विथ रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब ये था कि जैसे जो कोल्ड वार की सिचुएशन थी, जो शीत युद्ध की जो स्थिति थी, उस शीत युद्ध या कोल्ड वार में जो रिलैक्सेशन था, रिलैक्सेशन जो है वह बेसिकली, जो रिलैक्सेशन की बात होती है, जो दितांते की बात होती है, तो ये जो फ्रेंच वर्ड दितेंते है, इसका मतलब रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन से तात्पर्य ऐसी सिचुएशन से था, ऐसी स्थिति से था जो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कोल्ड वार के रूप में हमें दिखाई देती थी, या हम लोगों ने देखा या जाना था। एक्चुअली कोल्ड वार के बाद एक नए तरह का वार, जिसे डिप्लोमेटिक वार कह सकते हैं, जिसको जो है बर्नार्ड ब्राउच ने जो है उसको कोल्ड वार नाम से संबोधित किया था। तो यह जो कोल्ड वार था, यह कोल्ड वार एक ऐसा वार था जिसमें जो कभी भी डायरेक्ट वार में कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट वार से ज्यादा जो है क्रिटिकल, ज्यादा भयानक, ज्यादा जो है वह कॉन्फ्लिक्टफुल जो है सिचुएशन जो है उस समय उसने क्रिएट की थी, उसने बनाई थी। पूरा विश्व जो है वह भयावह स्थिति में था, पूरा विश्व जो है वह डरावनी स्थिति में था, क्योंकि एक नए तरह का वर्ग, एक नए तरह के आइडियाज जो है वो सामने आए थे। पूरा वर्ल्ड जो है, जिस एटॉमिक या फिर यह कह लो कि परमाणु बम से परिचित नहीं था, एटॉमिक जो विपन्स थे उनसे परिचित नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार में नए तरह की जो है वह विपन्स या नए तरह की स्ट्रेटजी सामने आने लगी। अब जो विश्व है, वह विश्व में कई सारे देश जो है, उन्होंने अपने यहाँ जो है वह एटम बम्स का निर्माण कर लिया था। उन्होंने एटम बम से रिलेटेड जो है कई सारे जो है विपन्स तैयार कर लिए थे। तो जो वर्ल्ड सिचुएशन थी वो क्रिटिकल हो गई थी। वर्ल्ड सिचुएशन जो थी वह बहुत ही भयावह हो गई थी। विश्व का हर देश अब डरने लगा था। विश्व का हर देश जो है वह 6 और 9 अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे हुए बम के भयावह परिणाम से डरा हुआ था। विश्व में जो चारों तरफ अशांति, अराजकता फैली हुई थी। कोल्ड वार जो कि बेसिकली जो है एक कहा जा सकता है कि कोल्ड वार बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल वार था, एक जो है वैचारिक युद्ध था, जिसमें विचारधाराएं जो है, दो विचारधाराएं आपस में लड़ रही थी, दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। और विचारधाराएं कौन कौन सी थी? एक तरफ जो है कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म का जो एडवोकेट था, जो सपोर्टर था, वह अमेरिका था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यह जो देश थे यह कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे। कैपिटलिज्म जो है एक आइडिया था, आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, जिस विचारधारा जो है वह फ्री कंपटीशन को सपोर्ट करती है, लिबर्टी को सपोर्ट करती है, लेजिस्फायर को सपोर्ट करती है। तो यह जो लिबर्टी या लेजिस्फायर या कह सकते हैं कि फ्री कंपटीशन को सपोर्ट करने वाली जो आइडियोलॉजी थी, जिसको पूंजीवाद भी कहा जाता है, तो यह जो पूंजीवादी विचार था, यह जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यह एक तरह से विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज पे या विश्व के मैक्सिमम भाग पे कब्जा की हुई थी। दूसरी तरफ जो उसके ठीक अपोजिट जो आइडियोलॉजी थी, उसके ठीक विपरीत जो आइडियोलॉजी थी, वह आइडियोलॉजी जो है वह यूएसएसआर के डायरेक्शन में, निर्देशन में, वह कम्युनिज्म थी या सोशलिज्म थी। कम्युनिज्म जो है या सोशलिज्म जो है वह उसका जो एडवोकेट था, उसका जो समर्थक था, उसका जो सपोर्टर था, वह यूएसएसआर था। और बाद में जो है वह चीन भी इसका मुख्य सपोर्टर के रूप में बाहर निकला या फिर उसका मुख्य समर्थक बन गया। तो यह जो आइडियोलॉजिकल वार था, यह जो आइडियोलॉजिकल जो है कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट था, यह बहुत इंपॉर्टेंट था। और इतना इंपॉर्टेंट था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ही यह दोनों मित्र जो एक साथ एक दूसरे के पक्ष में लड़ रहे थे, एक दूसरे के सहयोग में लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, वह इसी आइडियोलॉजी के कारण, अपनी आइडियोलॉजी डिफरेंस के कारण,
अपने आइडियोलॉजी के एडवोकेट होने के कारण जो है यह दोनों एक दूसरे के धूर दुश्मन हो गए, एक दूसरे के बड़े दुश्मन हो गए, और पूरे विश्व को इन्होंने माना जाए तो दो पार्ट में डिवाइड करने का हर संभव प्रयास किया। इनकी यह लगातार कोशिश रहती थी कि वर्ल्ड जो है वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, या तो वह कम्युनिज्म का सपोर्टर देश बने या वो कैपिटलिज्म का सपोर्टर देश बने। अमेरिका चाहता था कि मैक्सिमम कंट्रीज, मैक्सिमम स्टेट जो है वह जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वर्ल्ड में, वह मैक्सिमम कंट्रीज जो है वह अमेरिका को सपोर्ट करे, अमेरिका का समर्थन करे, अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाए। और इसी तरह रूस जो है, रूस चाहता था कि बहुत सारे जो देश हैं जो रूस के आइडियोलॉजी को फॉलो करे, रूस के जो है विचारों का समर्थन करें, रूस के ग्रुप या यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो जाए। तो यह जो कॉन्फ्लिक्ट था, यह कॉन्फ्लिक्ट बहुत भयावह था, बहुत भयानक था, और यह जो है लगातार इंक्रीज हो रहा था। इसको डिक्रीज करने वाले या इसको कम करने वाला कोई विचार नहीं था। यह जो वैचारिक प्रतिद्वंदिता थी, यह जो वैचारिक संघर्ष था, यह पूरी तरह से शीत युद्ध में उजागर होके आ गया था। कोई ऐसी सत्ता नहीं थी, कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन दोनों के शक्ति पर जो है वो अंकुश लगाए, लगाम लगाए, या इनके पावर्स को लिमिटेड करे। कोई सत्ता नहीं थी, कोई विचार नहीं था। क्योंकि हमने अभी जब हम शीत युद्ध या कोल्ड वार जब हमने पढ़ा है तो हमने देखा था कि उसके बहुत सारे रीजन्स थे। यह दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, दोनों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास, दोनों का जो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार, दोनों का जो है दोनों देशों द्वारा समझौते का उल्लंघन, दोनों देशों द्वारा इकोनॉमिकल एड को जो है वह एक मीन्स के रूप में एक दूसरे के अगेंस्ट, एक मीन्स या साधन के रूप में प्रयोग करना, फिर अपनी मिलिट्री का प्रयोग करना दोनों को एक दूसरे के खिलाफ। तो उसके बाद वह जो है अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे, अपने फंडिंग के बेस पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वह सरकारों को, दूसरे देशों की सरकारों को अपनी तरफ मोटिवेट करना। यह जो सारी कॉन्फ्लिक्ट थे, यह जो सारे जो विचार थे, यह विचारों का जो झुंड था, यह जो है यह शीत युद्ध को लगातार उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ा रहा था, इसको लगातार इसको ग्रोथ दे रहा था। तो शीत युद्ध को जो कोल्ड वार था, कोल्ड वार की स्थिति इतनी भयानक थी, इतनी भयावह थी कि हर देश सशंकित रहता था, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स, जैसे अमेरिका जो है वह रूस के खिलाफ अलग से लोगों को पोलराइज करने में लगा हुआ था, और सेम इसी तरह रूस जो है वो अमेरिका के खिलाफ लोगों को अपनी तरफ पोलराइज करने में लगा हुआ था। तो यह जो कॉन्फ्लिक्ट था, यह जो विचारों का संघर्ष था, यह लगातार बढ़ रहा था, लगातार जो है इसमें वृद्धि होती जा रही थी। फिर हम लोगों ने जब इसको देखा कि क्यूबा संकट के बाद जो है एक ऐसा कहा जा सकता है, या फिर क्यूबा संकट से पहले भी हम अगर पहले जाएं, तो जब इन दोनों देशों में, अमेरिका में और रूस में जब सत्ता परिवर्तित होती है, और जो है जब कहा जा सकता है कि जब दोनों के का नेतृत्व जो है परिवर्तित होता है, स्टालिन के बाद जो है वह यहाँ रूस में जो है, स्टालिन के बाद जो है वह अगर देखा जाए तो रूजवेल्ट जब राष्ट्रपति बनते हैं, और उसी के साथ ओपेनहाइमर जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। तो दोनों लोगों की आइडियोलॉजी में जो है वह अंतर आता है, दोनों के विचार में अंतर आता है, दोनों की आक्रामकता में अंतर आता है, दोनों के कहा जा सकता है कि दोनों के जो अटैकिंग मेथड है इसमें भी अंतर आता है। दोनों जो है वह एक दूसरे का सहयोग तो नहीं करते, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ जो है जहर उगलने से बचते हैं। साथ ही साथ यह दोनों का जो है कहा जा सकता है कि जो रूस के राष्ट्रपति जो क्रुश्चेव थे, जो स्टालिन के बाद जो सत्ता संभाले थे, तो क्रुश्चेव जो है वह उनकी आइडियोलॉजी वह थोड़े स्टालिन से थोड़े लिबरल किस्म के थे, और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो ओपेनहाइमर थे उनका जो है कह सकते हैं कि अब उनके विचारों को सुनना और समझना शुरू किया था। क्योंकि अगर देखें तो हमें क्यूबा संकट के समय ही यह दिखाई देने लगता है, क्यूबा संकट के समय ही यह स्थिति दिखाई देने लगती है कि जब जो सोवियत रूस है, यूएसएसआर है, उसने जब अपना एक मिलिट्री कैंप जो है या मिलिट्री जो है कह सकते हैं कि बेस क्यूबा में ओपन करता है, और जब जो ही वो क्यूबा में ओपन करता है, अमेरिका जो है इसका पूरा पुरजोर विरोध करता है। अमेरिका जो है इसका कड़े शब्दों में निंदा करता है, या इसका जो है पुरजोर विरोध करता है, कड़ा विरोध करता है। और साथ ही साथ जो है वह अमेरिका जो है
वह क्यूबा की नाकेबंदी भी कर देता है। उसको यह लगता है कि अगर क्यूबा की नाकेबंदी हो जाएगी तो वहां तक रूस की मिलिट्री पहुंच जो है या मिलिट्री सेना की जो सहायता है वह नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब यह स्थिति ऐसी आ गई थी, क्यूबा संकट में एक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी कि अब जो है यह कोल्ड वार जो है अब यह डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट वार में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यहीं से क्यूबा संकट से ही हमें हमें एक नया रूप देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो क्रुश्चेव हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्रुश्चेव हैं, इन्होंने जो है अपने बुद्धिमत्ता से या फिर यह कह लिए कि इन्होंने फ्यूचर अपनी फॉरसाइटनेस से, दूरदर्शिता से इन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया, अपनी सेना को वापस बुला लिया और एक डायरेक्ट वार कंडक्ट होने से इन्होंने रोका। फिर उसके बाद इन्होंने संबंध को सुधारने के लिए, अपने संबंधों को परिवर्तित करने के लिए, अपने अपने और अमेरिका के बीच कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए, अपने और अमेरिका के बीच जो है एक हेल्दी या हेल्पफुल जो है वह रिलेशन डेवलप करने के लिए इन्होंने जो है अमेरिका की यात्रा की। और फिर अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच जो है या सोवियत संघ के बीच जो है एक न्यूक्लियर जो जो है वो ट्रिटी या कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके बाद यह सारे जो जो पॉइंट हैं, ये सारे जो विषय हैं, या कहीं ना कहीं जो है शीत युद्ध को खत्म करने में, शीत युद्ध को समाप्त करने में एक पॉजिटिव जो है वह कह सकते हैं कि एक पॉइंट्स है या पॉजिटिव जो है वह स्टेप है जो रूस और अमेरिका दोनों ने या यूएसएसआर और अमेरिका दोनों ने उठाए थे। क्योंकि दोनों को यह लगने लगा था कि यह जो स्थिति है, यह जो कंडीशन है वह हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए जो है वह यह कष्टकारक हो सकता है, हमारे लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि यह दोनों जो है वह सुपर पावर के रूप में थे। लेकिन अब जो है विश्व की स्थिति बदलती है, अब जो है विश्व का परिवेश बदलता है। अब कई सारे ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न हो गए थे, कई सारे ऐसे इनके मित्र थे, अमेरिका के मित्र या रूस के मित्र जो परमाणु संपन्न हो जाते हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे है जो है जो एटॉमिक वेपन्स डेवलप कर लिए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इन दोनों को अपने विचारों से, अपने आइडियोलॉजी से, अपने संबंधों में सुधार लाना जरूरी हो गया। अब हम अगर बात करें देतांते की, तो देतांते जो है वह कहीं ना कहीं क्यूबा संकट के बाद ही सामने आती परिस्थितियों को जो है प्रदर्शित करता है। क्योंकि क्यूबा संकट के बाद दोनों ही जो सुपर पावर्स थे उनके बिहेवियर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्यूबा संकट एक ऐसा संकट था, या क्यूबा क्राइसिस जिसे कहा जाता है, तो क्यूबा क्राइसिस जो है उसने वर्ल्ड सिचुएशन को बदलने का या फिर सुपर पावर के नेचर को, बिहेवियर को बदलने का बहुत कह सकते हैं कि बड़ा रीजन बना। क्योंकि क्यूबा संकट के बाद ही अमेरिका अपनी मिलिट्री को क्यूबा के चारों तरफ जब लगाता है, तो पहली बार ऐसा होता है कि यूएसएसआर और अमेरिका, ये दोनों की मिलिट्री जो है आमने सामने आती है। और इस तरह की स्थिति क्रिएट हो जाती है कि अब जो है अब जो है थर्ड वर्ल्ड या फिर एक बड़ा युद्ध, या कह सकते हैं कि एक भयानक युद्ध जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो यूएसएसआर या रूस के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने अपना जो है फॉरसाइटनेस दिखाया, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, अपनी दूरदर्शिता दिखाई, और उन्होंने अपनी सेना को, अपने मिलिट्री को वापस लेने का, अपने कदम को पीछे लेने का जो है वह डिसीजन ले लिया। और यहाँ से इन दोनों के बीच अब एक जो है तारतम्य या फिर एक जो है सौहार्दपूर्ण रिलेशन डेवलप होने का, एक कोऑपरेशन डेवलप होने का की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। अब हम देखते हैं कि यह जो दितांते हैं, दितांते का मतलब है तनाव शिथिल, ये मतलब रिलैक्सेशन विद कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में भी रिलैक्सेशन की स्थिति होती है, उसको दितांते के नाम से जाना जाता है। यह एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब रिलैक्सेशन होता है। अगर हम देखें तो इस जो दितांते को जो है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी बात के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके लिए कौन कौन से वह रिस्पॉन्सिबल रीजन थे, वह कौन कौन से कारक थे जिन्होंने जो है देतांते को प्रमोट करने में अपना रोल दिया, या देतांते के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से वह रीजन्स या कारण थे जिन्होंने देतांते को प्रमोट किया है, देतांते को स्थापित होने में, या देतांते या फिर देतांते को जो है वह प्रमोट करने में वो कौन कौन से कारण थे जिसके करते जो है देतांते प्रमोट हुआ और कोल्ड वार में कमी आई। तो सबसे पहला अगर हम अगर रीजन एनालाइज करें, अगर हम सबसे पहला रीजन अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो सबसे पहला रीजन है
वह जो है कह सकते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजनों में अगर हम बात करें तो पहला तो है जो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्योंकि क्यूबा में जो है मैंने आपको बता दिया कि क्यूबा जो है वो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है वह उसका एक बड़ा फैक्टर था, एक बड़ा रीजन था जिसने जो है देतांते को प्रमोट किया या फिर देतांते को जो है वह यूज करने के लिए या देतांते को जो है ग्रोथ करने का एक रीजन बना। दूसरा जो अगर हम देखें तो दूसरा रीजन जो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बात हमको दिखती है या नजर आती है तो वह था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्योंकि हर देश जो है वह चाहता था कि उसका पीसफुली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उसका जो है वह आर्थिक विकास हो। और आर्थिक विकास कैसा हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा हो, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसका ऐसा हो कि वह जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सही ढंग से विकास विकसित कर पाए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाए। क्योंकि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो सही ढंग से चल रहा है, बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। तो यह जो शीत युद्ध की स्थिति ने जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, तो दोनों देशों के बिजनेस को, ट्रेड एंड बिजनेस को नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां जो है अपना सारा फोकस, अपना अपना सारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे का दुष्प्रचार करने में, एक दूसरे के अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में, एक दूसरे के खिलाफ जो है वह लोगों को या देशों को पोलराइज करने में ही लगी होती थी। अपना पूरा ध्यान जो है कहीं ना कहीं वो अपने आर्थिक विकास से हटाकर एक दूसरे के खिलाफ लगाने लगी थी। और यह जो आर्थिक विकास है, यह किसी भी शासन व्यवस्था के संचालन की रीढ़ है। अगर किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में, अगर किसी भी शासन व्यवस्था में अगर अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है, तो वह देश जो है वह कदापि जो है वह तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तेजी से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, तेजी से वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो उसको अपने विकास के लिए, उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको अपने ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वह अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पहले सिक्योर करे, वो अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करे। और कोल्ड वार के टाइम में जो सबसे बड़ा नुकसान इन दोनों महाशक्तियों ने अपना किया, वह आर्थिक विकास पे ध्यान हटाकर, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से अपने आप को अलग करके कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वह क्या किया कि उन्होंने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जगह कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो है एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का के प्रति प्रतिशोध या एक दूसरे का के को बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना, यह अपना ध्येय, अपना जो है वह कारण चुना। और इस कारण से इन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था जो है वो डैमेज होने लगी थी, चौपट होने लगी थी। और इस कारण जो है हम देखते हैं, हम ध्यान देते हैं कि इस कारण जो हमारे जो दोनों महाशक्तियों की जो व्यवस्थाएं हैं, दोनों महाशक्तियों की जो आर्थिक स्थिति है, वह थोड़ी सी डैमेज होने लगी थी। जिस कारण से इन दोनों ने अपने इस विचार को, अपने इस शीत युद्ध से संबंधित जो अपने अपने विचार थे, अपने थॉट थे, उसमें इन्होंने थोड़ा सा संशोधन करना शुरू किया। क्योंकि उनको पता है कि बिना आर्थिक विकास के हमारा विकास संभव नहीं है। और बाकी जो कंट्रीज हैं, जो हमारे साथ के हमारे सहयोगी थे, उन्होंने अपने आर्थिक विकास को फोकस करके अपने आप को आगे ले जाना शुरू कर दिया था। अतः दोनों को ही अपने विचारों को, अपने आइडियोलॉजी को चेंज करना जरूरी हुआ और उन्होंने कोल्ड वार की जगह आर्थिक विकास को अपना माध्यम चुनना, बनाना शुरू किया। दूसरा हम देखते हैं कि इसके बाद जो अगर क्यूबा मिसाइल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बाद अगर हम देखते हैं तो वह जो है, वह जो रीजन है, तो वह जो है न्यूक्लियर वार, या फिर यह कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वार एक रीजन हो था कि न्यूक्लियर वार के जो है डर से, न्यूक्लियर वार के भय से, जैसे कहा जा सकता है ना कि फियर ऑफ न्यूक्लियर वार, तो न्यूक्लियर वार के भय से जो है वह इन दोनों ने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया। क्योंकि जब तक अमेरिका के पास जो है वह एटॉमिक वेपन्स थे, तब तक यह स्थिति थी कि अमेरिका जो है वह चूंकि एक छत्र राज था उसका, और जो एटॉमिक वेपन्स थे वह उसके पास थे, तो वह जो है इस विचार पे, इस बारे में सोचता ही नहीं था। उसको ये लगता था कि जब मुझे स्थिति लगेगी कि मेरे हाथ से बाहर जा रही है, तो हो सकता है कि मैं अपने वेपन्स यूज कर दूं। लेकिन जब उसको यह पता चलता है कि रूस ने भी जो है वह जो है लगातार बैक टू बैक 5 जो है उसने अपने परमाणु जो है या कह सकते हैं कि एटॉमिक जो है अपने जो विपन्स थे उनको उन्होंने प्रयोग कर लिया। जब 5 बैक टू बैक उसने
या फिर लगातार 5 जब उसने अनुसंधान कर लिए, तब अमेरिका को यह लगने लगा कि अब यह भी जो है वह एटॉमिक वेपन से लैस हो चुका है, एटॉमिक हथियार से या परमाणु हथियार से लैस हो चुका है। तो यह जो एक फियर जो है डेवलप हुई, यह एक जो भय डेवलप हुआ, यह भी दोनों के विचारों को, दोनों महाशक्तियों को विचारों को जो है वह बदलने का एक साधन हुआ। दोनों महाशक्तियों ने इस परमाणु के विपंस के या फिर क्या कह लिए एटम विपंस के डर से जो है उन्होंने अपने विचार को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने जो है सोच को बदला, और उन्होंने शीत युद्ध की जगह जो है देतांते या तनाव शैथिल्य या फिर रिलैक्सेशन को एक माध्यम चुना। क्योंकि उनको पता था कि अगर यह स्थिति, अगर जैसे क्यूबा मिसाइल की स्थिति या फिर कह सकते हैं कि बर्लिन की स्थिति अगर पुनः जो है अगर सामने आती है, अगर पुनः जो है बर्लिन या क्यूबा संकट, क्यूबा क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो कहीं ना कहीं वह सिचुएशन जो है वह न्यूक्लियर वार में या न्यूक्लियर जो है वेपन्स को यूज करने के लिए मजबूर कर देगा, और इस तरह से एक भयावह स्थिति आ जाएगी और दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे। तीसरा जो रीजन जो समझ में आता है या दिखाई देता है, वह जो है हम देखते हैं कि चूंकि दोनों जो है, दोनों की अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी थी, दोनों जो है वो अपने अपने अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए प्रयासरत हो गए, दोनों जो है वह अपने अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने अपने उद्योग के लिए उनको चाहिए था क्या, कच्चा माल। अमेरिका की जो है वह सबसे हालत खराब थी, क्योंकि उसको जो है रॉ मटेरियल चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज में, जो है अपने उद्योग धंधे या इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल जो है वह या तो रूस के पास था या फिर रूस समर्थित देशों के पास था। तो अमेरिका को अपने लिए, अपने उद्योगों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जो कच्चे माल चाहिए थे, उसके लिए उनको कहीं ना कहीं यूएसएसआर से या सोवियत संघ से जो है उसको प्राप्त करना था, या सोवियत संघ की सहायता से या उसके बिना सहमति के वो प्राप्त नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसने जो है अपने पॉलिसीज में, अपने आइडियोलॉजी में, अपने विचारों में जो है परिवर्तन करना उचित समझा, और उसने ऐसा ही किया कि उसने जो है परिस्थितियों के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो है आइडियोलॉजी चेंज की, और आइडियोलॉजी चेंज करके उसने जो है इस तरह का विचार बनाया, इस तरह की व्यवस्था डेवलप की कि उसको आसानी से कच्चा माल मिल जाए, और कच्चा माल लेने के लिए, अपने विचार बदलने के लिए उसने जो है रिलैक्सेशन को ही माध्यम चुना, या फिर अपने और सोवियत संघ के बीच, अपने और यूएसएसआर के बीच जो है वह एक सौहार्दपूर्ण या कोऑपरेटिव जो है या कोऑपरेशनफुल जो है रिलेशन डेवलप करने की बात सोची। और उसने ऐसा किया क्योंकि उसको कच्चा माल चाहिए था, और बिना उसके सहयोग के कच्चा माल मिलना नहीं था। इसलिए अमेरिका को जो है शीत युद्ध के रास्ते से हटना ही था, और उसको टकराव, अपने अपने और यूएसएसआर के बीच टकराव को कम करना पड़ा, क्योंकि बिना इसके उसके उद्योग धंधे के लिए जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल चाहिए था वह मिलना मुश्किल था, और उसके लिए उसे किसी भी तरह यूएसएसआर पे आश्रित होना था, यूएसएसआर का समर्थन चाहिए था, क्योंकि यूएसएसआर के समर्थन के बिना, सोवियत संघ के समर्थन के बिना वह कच्चा माल नहीं ले सकता था। दूसरा जो है एक परमानेंट आइडियोलॉजी जो है वह पीस के प्रति, पीस को लेके जो या कह सकते हैं परमानेंट पीस का जो विचार था कि परमानेंट पीस के लिए जो है वह वर्ल्ड के मैक्सिमम देश जो है वह प्रेशर बनाने लगे थे। वर्ल्ड के मैक्सिमम देश जो है वो अमेरिका और रूस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने लगे थे कि आप जो है अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने हितों के लिए जो है पूरे वर्ल्ड को जो है वो डिस्टर्ब किए हैं, पूरे वर्ल्ड को जो है वह इस तनाव के करते जो है वह शांति की स्थापना जो नहीं हो पा रही है, विश्व जो है अशांति स्थिति में है। तो इन दोनों को के महाशक्तियों के पब्लिक का, दोनों महाशक्तियों की जनता का भी अब प्रेशर इनके ऊपर आने लगा था कि अब हमें शांति चाहिए, हमें जो है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं चाहिए जिसमें हम अपने जो हम रोज जो है इस भय में जिए, रोज इस डर में जिए कि आज नहीं तो कल वार कंडक्ट हो जाएगा, आज नहीं तो वार कंडक्ट हो जाएगा। तो ऐसी भयावह स्थिति से हमें बाहर निकलना है। हमने अगर अपनी सरकारें बनाई हैं, हमने अगर उनको टैक्स दिया है, तो इस टैक्स के पीछे, इस सरकार के बनाने के पीछे हमारी जो मंशा है, हमारा जो विचार है वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का है, न कि टेंशनफुल जीवन कि हमें कब युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, कब हमारा देश जो है युद्ध में शामिल हो जाएगा, कब हमारा देश जो वार कंडक्ट कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है, हमें पीस चाहिए। और एक कहा जाए तो एक वर्ल्ड वाइड प्रेशर भी था इन दोनों महाशक्तियों पे कि आप जो है अपने कंडीशंस को चेंज करिए, क्योंकि नैम भी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा था। वह भी जो तीसरी दुनिया के देश थे
जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन लोगों ने भी अब इन कंट्रीज पे अपने जो है प्रेशर बनाने शुरू कर दिए नैम के माध्यम से या अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से, कि अब जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, इस जो अब जो है शांति को बहाल किया जाए, विश्व को शांति के रास्ते पे लाया जाए, और हम आप सब जो है इसके लिए प्रयास करें। उसके बाद दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि उनके जो है अब उनके राष्ट्रीय हितों को चेंज करना चाहिए, या फिर उनके जो नेशनल इंटरेस्ट थे उनको इंक्रीज करना चाहिए, और यह जो उनके नैरो जो नेशनल इंटरेस्ट थे, जो संकीर्ण नेशनल इंटरेस्ट थे, इनकी जगह पे उनको जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को और ब्रॉड करना चाहिए। वह जो एक दूसरे के खिलाफ जो है, जो अपने राष्ट्रीय हित को एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे थे, जो अपने राष्ट्रीय हित को जो है एक दूसरे के को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को बर्बाद करने में, एक दूसरे को परेशान करने में यूज कर रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि अब हम अपने राष्ट्रीय हित को अपने जनता के लिए, लोकल वेलफेयर के लिए, उनकी गरीबी को मिटाने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनमें तकनीकी डेवलपमेंट के लिए, या फिर यह कह ले कि जो हमारे नेशन की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकताएं हैं, उनको प्राप्त करने में हमें किया जाना चाहिए। हमें जो है इस कोल्ड वार या युद्ध की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए, अपने डेवलपमेंट की बात सोचनी चाहिए, अपने जनता के डेवलपमेंट की बात सोचनी चाहिए, अपने जनता के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, उनके गरीबी को मिटाने की बात सोचनी चाहिए, उनके वेलफेयर की बात सोचनी चाहिए, उनके लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात सोचनी चाहिए, हमें उनको टेक्निकली डेवलप करने की बात सोचनी चाहिए, हमें अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात सोचनी चाहिए, जबकि हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी अपनी इकोनॉमी, पूरी एनर्जी, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था जो है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को पछाड़ने में, एक दूसरे को बर्बाद करने में, एक दूसरे को परेशान करने में लगा रहे हैं। अगर हम इससे कम मेहनत, इससे कम पैसा अगर हम अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में, इन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में, इन लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों के वेलफेयर में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता जो है वो प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, और हमारा देश भी डेवलप करेगा, विकास करेगा। अतः हमें इस रास्ते से हटकर, इस जो है वो यह कॉन्फ्लिक्टफुल माध्यम को छोड़ के, इस साधन को छोड़ के, या शीत युद्ध या कोल्ड वार को खत्म करके, हमें जो है वह रिलैक्सेशन, कोऑपरेशन और हेल्पफुल जो है वह कंट्री के रूप में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उसके बाद जो अगला रीजन था जो डेतांते के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वह यह भी था कि दोनों ही देश जो है वह डायरेक्ट वार के डर से भयभीत हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व जो है अब एक तीसरे वर्ल्ड वार को झेलने की स्थिति में नहीं है। वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड का प्रेशर यह था कि वह तीसरा वर्ल्ड वार अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्व जो है वह तीसरा वर्ल्ड वार नहीं झेल पाएगा। वह जो है, और अमेरिका और रूस दोनों ही डायरेक्ट वार के कंडक्ट होने से डर रहे थे। दोनों को की यह भयानक एक भय था, दोनों के अंदर एक कह सकते हैं कि एक भयानक तरह का भय था। दोनों इस चीज से डर रहे थे कि कहीं जो अगर डायरेक्ट वार कंडक्ट होता है, कहीं अगर डायरेक्ट वार की वास्तविक स्थिति की अगर होती है, तो यह दोनों ही देशों के लिए, दोनों महाशक्तियों के लिए नुकसानदायक होगा, दोनों महाशक्तियों के अस्तित्व के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अब एटॉमिक पावर से लैस हो चुकी थी। दोनों महाशक्तियां अब एटॉमिक जो विपन्स यूज करने के लिए स्वतंत्र हो चुकी थी। दोनों ने अपने अपने यहाँ जो है एटॉमिक विपन्स बना लिए थे। अतः अगर डायरेक्ट वार कंडक्ट होता है तो दोनों के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। दोनों जो है एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। अगर अमेरिका अगर परमाणु बम का प्रयोग करता है तो रूस भी परमाणु बम को प्रयोग करने में पीछे नहीं हटेगा। तो यह जो डायरेक्ट वार का जो डर था, यह जो भयावह स्थिति का डर था, यह जो एक जो है एक कह सकते हैं कि एक फियर जो कंडक्ट हुआ था, इस फियर ने कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी विचार, अपनी आइडियोलॉजी को परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। और दोनों महाशक्तियों ने अपने जो है अपने विचारों को परिवर्तित किया। दोनों महाशक्तियों ने कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन को अपना माध्यम चुना। दोनों महाशक्तियों ने कंपटीशन की जगह सहयोग को अपना माध्यम चुना। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह पे अपने अपने डेवलपमेंट को, अपने अपने विकास को अपना माध्यम चुना। दोनों महाशक्तियों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो परिवर्तित किया। दोनों महाशक्तियों का जहां नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे और अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए अपने जो है राष्ट्रीय हितों का निर्माण कर रहे थे, अब वह जो है
अब उनकी जगह उन्होंने अपने हित परिवर्तित किए, उन्होंने अपने हितों को परिवर्तित किया और डायरेक्ट वार के भय से ही यह सारे परिवर्तन अब दिखाई देने लगे थे, क्योंकि क्यूबा क्राइसिस ही वह टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। क्यूबा क्राइसिस ही अगर हम देखें तो लीडरशिप चेंज होने के बाद, लीडरशिप चेंजिंग के बाद जो है, जो पहला क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ वह क्यूबा क्राइसिस था। और क्यूबा क्राइसिस कहीं ना कहीं वह टर्निंग पॉइंट था जिसने दोनों महाशक्तियों को विचारों को बदलने पे मजबूर किया, दोनों महाशक्तियों को अपने थॉट्स जो है वह रीथिंक करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दोनों महाशक्तियों के, दोनों सुपर पावर्स को इस लिए जो है मजबूर किया कि वह जो है पुनः एक बार अपने विचारों को सोचे समझे और फिर जो है एक नई तरह की आइडियोलॉजी डेवलप किए। अगला जो कहा जा सकता है कि अगला जो रीजन है जिसने कहीं ना कहीं देतांते को प्रमोट किया, कहीं ना कहीं जो है वह रिलैक्सेशन को प्रमोट किया, कहीं ना कहीं कोऑपरेशन को प्रमोट किया, वह था कि अब जो कम्युनिज्म ग्रुप था, जो साम्यवादी ग्रुप था, वह पूरी तरह से अब ढीला पड़ने लगा था, पूरी तरह से अब धीरे धीरे कमजोर दिखने लगा था, होने लगा था। चीन तथा सोवियत संघ में जो है अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो गया था, क्योंकि सोवियत संघ ने अब महसूस करना शुरू कर दिया था कि चीन का मुकाबला करने के लिए अब उसे पश्चिमी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध मधुर बनाने ही बनाने होंगे। क्योंकि पहले जो था, पहले यह जो पावर का सेंटर था वह सिर्फ दो जगह सेंट्रलाइज था, एक अमेरिका और रूस। अब जो है पावर के सेंटर डिवाइड हो गए थे, अब कई सारे नए जो है गुट जो है वो शामिल हो गए थे, दिखने लगे थे। जैसे कि अगर हम देखें तो चाइना भी एक पावर के रूप में अपने आप को स्टेबल कर रहा था, चाइना भी अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा था, चाइना भी लगातार जो है अपना ग्रोथ कर रहा था और वह इस बात के लिए प्रयासरत था कि कहीं कहीं जो है एशिया में मैं सुपर पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करूं, एशिया में जो है एशिया को गवर्न करने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर है, तो मैं जो है एशिया को गवर्न करने की कोशिश करूं, एशिया को जो है वह संचालित करने की कोशिश करूं। तो चाइना लगातार अपने पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था, वह लगातार जो है दिन प्रतिदिन अपने शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। और सोवियत संघ और चाइना के बीच कई सारे मुद्दों पे मतभेद उजागर होने लगे थे, दिखने लगे थे। अब जो है रूस की यह मजबूरी हो गई थी, रूस के पास एक विकल्प के रूप में अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रूस के बीच पैदा होता है तो एक विकल्प के रूप में उसे पश्चिमी देशों से अपने संबंध बनाने पड़ते हैं या फिर पश्चिमी देशों से अपने संबंध मधुर करने पड़ेंगे। तो यह विचार जो है, यह जो कह सकते हैं कि यह एक तरह की जरूरत जो है, उस जरूरत ने यूएसएसआर को शीत युद्ध की जगह पे देतांते को चुनने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि अगर यूएसएसआर जो है अगर अमेरिकी विरोधी रुख नहीं छोड़ता, अगर अमेरिका का अपोज करना नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं अगर उसके और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यह उसके अस्तित्व के लिए, उसके लिए एक भयानक स्थिति हो जाती। क्योंकि अमेरिका और चाइना अगर एक हो जाएंगे तो फिर यूएसएसआर की स्थिति खराब हो जाती है, यूएसएसआर के अस्तित्व पे खतरा आ जाता। इसलिए यूएसएसआर की यह मजबूरी थी कि जब साम्यवादी गुट या कम्युनिज्म जो ग्रुप है अगर वह कमजोर पड़ रहा है तो उसे पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मधुर करने ही करने होंगे। और यह मजबूरी ही उसे पश्चिमी देशों के पास ले गई, यह मजबूरी ही उसे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोऑपरेशन को चूज करने के लिए मजबूर की। यह मजबूरी ही कहीं ना कहीं उसे कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए मजबूर की, कहीं ना कहीं उसे देतांते को चूज करने पे मजबूर किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो गुट निरपेक्ष जो देश थे, जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी, जैसे इंडिया भी था, बहुत सारे कंट्रीज थे जो नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के मेंबर थे। हम देखते हैं कि यह जो गुट थे यह अपने आप को कोल्ड वार से भी बाहर रखे हुए थे और इनका जो है दोनों महाशक्तियों में से जो दो सुपर पावर थे, इन दोनों सुपर पावर में से किसी भी सुपर पावर के साथ अपने को ऐड नहीं किया, अपने को जोड़ा नहीं। उन्होंने न अमेरिका के पक्ष में साथ दिया, न उन्होंने रूस के पक्ष में साथ दिया। तो यह जो गुट निरपेक्ष देश थे, यह जो गुट निरपेक्ष कंट्रीज थी, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र रखा। इन्होंने बिना किसी गुट में शामिल हुए पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र और पूरी तरह से फ्री रखा, क्योंकि इनका यह मानना था कि यह कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल इंपीरियलिज्म का जो है वह हिस्सा बन जाएंगे, कहीं ना कहीं वह
वैचारिक साम्राज्यवाद का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को इन वैचारिक युद्ध से, यह जो कोल्ड वार जो कि एक आइडियोलॉजिकल वार था, इससे अलग रखा। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा। और इन जो सदस्य देश जो थे, यह जो नॉन अलाइनमेंट के मेंबर थे, यह दोनों मेंबरों ने कहीं ना कहीं जो नॉन अलाइनमेंट के मेंबर थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो पॉपुलेशन था, इनका प्रेशर क्रिएट किया। और यह जो दोनों महाशक्तियां थी, जो दोनों सुपर पावर थे, इनकी जो पकड़ थी, इनकी जो पहुंच थी, वह कहीं ना कहीं विश्व के देशों पे कमजोर पकड़ होने लगी थी, ढीली होने लगी थी। क्योंकि मैक्सिमम देश जो है वह नॉन अलाइनमेंट के गुट में शामिल हो रहे थे। तो अमेरिका का भी पकड़ अब अलग अन्य देशों पे ढीली होती जा रही थी। और रूस भी जो है वह अन्य रूस की सार्क की भी पकड़ जो है वह अन्य देशों पर ढीली होती जा रही थी। अब जो है, अब उनको अपना पुराना रास्ता छोड़कर जो नई दुनिया थी, नया वर्ल्ड था, जो नई व्यवस्था थी, उसमें शामिल होना था। अगर वह अपने पुराने रास्ते पे ही चलना चाहते थे, तो इसका मतलब था कि वह जो है दोनों, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों अलग थलग पड़ जाते। इसलिए इन लोगों को अपने रास्ते, अपने उस पुराने रास्तों को छोड़कर जो रियल वर्ल्ड था, जो वास्तविक दुनिया थी, जो यथार्थ दुनिया थी, उसमें कदम रखना था। और यह जो यथार्थ या वास्तविक दुनिया थी, एक गुट निरपेक्ष देशों की दुनिया थी। यह गुट निरपेक्ष देशों का की जो है वह का वर्ड था, एक नया वर्ड था। अब हम देखते हैं कि अब उन्होंने जो है गुट निरपेक्ष देशों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब अमेरिका और रूस जो है अपने एक दूसरे के बातों के अलावा अब गुट निरपेक्ष देशों की बात करने लगे। और कहीं ना कहीं यह वह कारण थे, यह वह रीजंस थे जिन्होंने देतांते को प्रमोट किया। उन्होंने देतांते को जो है वह ग्रोथ किया और दोनों महाशक्तियों को देतांते या रिलैक्सेशन को चूज करने का एक विकल्प दिया। उसके बाद जो अगला रीजन हम अगर एनालाइज करें, तो अगले रीजन पे हम देखेंगे तो अब जो है मल्टी जो पोलर सिस्टम जो है वो हो चुका था, या मल्टी सेंटर हो गए थे, पावर के जो है कई सारे केंद्र हो गए थे। तो अब हम देखते हैं कि पहले अमेरिका और रूस, अमेरिका और यूएसएसआर, यह दो ही पावर के सेंटर थे, दो ही पावर के केंद्र थे, दो ही शक्ति के केंद्र थे। लेकिन जब हम 1963 के बाद का एरा देखते हैं, 1963 के बाद के विश्व को देखते हैं, तो अब जो है ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो है वह अब न्यूक्लियर वेपन्स से पूरी तरह से लैस हो चुके थे। उन्होंने एटम वेपन्स जो है, एटॉमिक वेपन्स अपने यहाँ डेवलप कर लिया था। उन्होंने अपने यहाँ जो है कार्यक्रम चला के और अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लिया था। साथ ही जापान, जर्मनी, भारत जैसी शक्तियां भी अब राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन के उभरने लगी थी। अब यह जो है एक पॉलिटिकल पावर के रूप में अपने आप को स्टैंड करने लगे थे। 1975 में भारत ने भी अपने आप को एक परमाणु शक्तिशाली या महाशक्तियों को एक जो है एटॉमिक पावर के रूप में, एक जो है न्यूक्लियर पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करके दिखाया। अब जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अब जो है कह सकते हैं कि बाइपोलर या सिंगल पोलर की जगह पे मल्टीपोलर सिस्टम जो है वो दिखाई देने लगा था। अब जो शक्ति का केंद्र था वह बहुकेंद्र हो गया था। कई सारे केंद्र जो है वो शक्ति के डेवलप हो चुके थे। विश्व जो है दो गुटों में विभाजित न होकर अब जो है कई सारे गुटों में विभाजित होने लगा था। अब जो विश्व के विभाजन की जो विचार था कि पूरा विश्व जो है वह दो पार्ट में डिवाइड है, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका, अब वह जो कॉन्सेप्ट था वह पुराना पड़ने लगा था। अब जो है कई सारे मल्टी पोलर सिस्टम हो गए थे। ब्रिटेन अलग शक्ति के रूप में, फ्रांस अलग शक्ति के रूप में, जो है जापान अलग शक्ति के रूप में, चीन अलग शक्ति के रूप में स्थापित होने लगा था। अब इस तरह से यूएसएसआर और अमेरिका को चुनौती देने वाले कई सारे सेंटर हो गए थे। और अब जो वर्ल्ड सिचुएशन थी वह वैचारिक की जगह अब जो है आर्थिक हो गई थी। अब जो है देश अपने आर्थिक विकास को ही अपने मुख्य साधन के रूप में मानने लगे थे। अपना जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था, हर देश ने अपना जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, वो ऑब्जेक्टिव जो है वह अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कर लिया था, पीसफुली वर्ल्ड को कर लिया था। तो इस कारण हम देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों को अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचारों को परिवर्तित करना पड़ा। दोनों महाशक्तियों को कोल्ड वार की जगह कोऑपरेशन को चुनना पड़ा। दोनों महाशक्तियों को कंपटीशन की जगह जो है वह कोऑपरेशन को चुनना पड़ा। दोनों महाशक्तियां जो है
अब वह सौहार्दपूर्ण वातावरण माहौल बनाने में लग गई। दोनों महाशक्तियां अब जो है अब हेल्प करने में लग गई। दोनों महाशक्तियों ने अपने फॉरेन पॉलिसी को बदला। दोनों महाशक्तियां अब देतांते का प्रयोग करने लगी। दोनों महाशक्तियों ने जो है अब विश्व स्थिति को समझा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, अपने शक्ति के केंद्र को बनाए रखने के लिए अब उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तित किया। अब उन्होंने अपने राष्ट्रीय हित को परिवर्तित किया, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को परिवर्तित किया। तो जो हम देखते हैं कि देतांते के ग्रोथ के लिए कई सारे रीजन्स जो है वह रिस्पॉन्सिबल रीजन जो है वह कहा जा सकता है कि वह रीजन जो है वह रिस्पॉन्सिबल थे। अगर हम वियतनाम वार की बात करें तो वियतनाम वार भी एक बड़ा फैक्टर था जो कि देतांते के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वियतनाम वार जो है उसने वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से तैयार कर दिया कि वियतनाम वार के बाद जो है अब स्थिति इतनी भयावह हो गई थी। वियतनाम वार के बाद अब लगने लगा था कि अब जो है शीत युद्ध का अंत करके अब एक एकीकृत वर्ल्ड का निर्माण किया जाए, एक पीसफुली वर्ल्ड का निर्माण किया जाए, एक जो है शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण किया जाए जिसमें सब जो है वह सौहार्दपूर्ण रहे, शांतिपूर्वक अपना जीवन जिए और शांतिपूर्वक रहे। अब हम देखते हैं कि आखिर वह कौन कौन से प्रयास हैं, वह कौन कौन से एक्टिविटीज हैं, वह कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण जो है यह जो विचार है, जो देतांते का विचार है वह सामने आया। क्योंकि बिना प्रयास के ऐसा नहीं था कि एक बार देतांते का विचार सामने आया और महाशक्तियों ने इसे स्वीकार कर लिया। नहीं, इसके लिए प्रयासें हुई, इसके लिए प्रयास किया गया और इस प्रयास के द्वारा ही यह संभव हो सका कि दोनों महाशक्तियों ने अपने विचारों को परिवर्तित किया। दोनों महाशक्तियों ने अपने विचार परिवर्तित किए और इस विचार परिवर्तन के बाद ही दोनों महाशक्तियों को हम देखेंगे कि दोनों महाशक्तियों ने जो है अपने इस विचार के परिवर्तन के बाद ही उन्होंने जो है अपने आप को क्या किया, चेंज किया। और अगर हम देखें कि आखिर वह इमरजेंस जो देतांते के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन था वह क्या, हमने देख लिया। अब देखते हैं कि देतांते के इमरजेंस के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वह कौन कौन से प्रयास थे जो इन्होंने किया था। तो सबसे पहले हम देखें कि 1963 में हम लोगों ने देखा कि यह जो तीनों देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर या सोवियत संघ, इन तीनों ने आपस में एक आंशिक जो है वह न्यूक्लियर जो है ट्रीटी, अप्रसार संधि की, एक न्यूक्लियर ट्रीटी की। और यह जो है कहा जा सकता है कि यह एक टर्निंग पॉइंट था जो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद था, कि यह दोनों जो क्रुश्चेव और ओपेनहाइमर के प्रयास से हुआ। और इन लोगों ने, यह कहा जाता है कि यह देतांते के बढ़ावा देने का या देतांते को प्रमोट करने का पहला कदम था, कि अगर यह प्रसार संधि नहीं होती, अगर यह जो है ट्रीटी नहीं होती, अगर यह कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं यह जो रिलैक्सेशन था वह जो है पॉसिबल नहीं होता। यह रिलैक्सेशन तभी पॉसिबल हो पाया, यह रिलैक्सेशन तभी हो पाया जब यह जो है इन लोगों ने यह समझौते किए, इन लोगों ने यह ट्रीटी की, इन तीनों देशों ने मिलकर जो समझौता किया, इस समझौते के द्वारा ही देतांते या तनाव शैथिल्य जो है वह ग्रोथ कर पाया, आगे बढ़ पाया। यह इनका पहला प्रयास था। उसके बाद जो है फिर 1963 में ही इन्होंने जो है एक अनसर्टेन जो है, अगर कोई इंसिडेंट घटित होता है तो उससे छिड़ने वाला जो, उससे शुरू होने वाला जो डायरेक्ट वार था, उससे निपटने के लिए उन्होंने हॉटलाइन, एक समझौता, एक ट्रीटी की, जिसमें उन्होंने यह कहा कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें डायरेक्ट वार कंडक्ट होने की स्थिति आ जाती है, तो हम उसको बातचीत से समझाने का प्रयास करेंगे। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि जो है पहले बातचीत हो जाए। अगर बातचीत से वह जो है समझौता हो जाता है, बातचीत से अगर हल निकल जाता है, अगर हमारे आपस में कन्वर्सेशन से या फिर अगर समिट करने से या मीटिंग करने से अगर उसका जो है वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि यह डायरेक्ट वार कंडक्ट होने न दिया जाए। फिर हम देखेंगे कि दोनों देशों ने, दोनों महाशक्तियों ने इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए ग्लासगो जो है शिखर सम्मेलन 1966 में कंडक्ट किया। यह दोनों देश जो है वह इस बात पे एग्री कर रहे थे, इस बात से पे सहमत हो रहे थे
कि हमें जो है अब किसी तरह अपने इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलैक्सेशन लाना होगा, हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का प्रयास करना होगा, हमें जो है किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन आने से रोकना होगा जो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता हो, हमें कॉन्फ्लिक्ट को कम करना होगा, हमें जो या जो हमारा कंपटीशन है, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको खत्म करने का प्रयास करना होगा। और इसीलिए इन्होंने जो है कहा जा सकता है कि ग्लासब्रो जो शिखर सम्मेलन था वह 1967 में कंडक्ट किया और दोनों देश ने जो है वह वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया, अपने आइडियोलॉजी को एक दूसरे से शेयर किया, अपने विचारों को शेयर किया। और यह जो है कहीं ना कहीं देतांते के प्रमोशन के लिए, देतांते के डेवलपमेंट के लिए यह कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल रीजन था, या देतांते के लिए यह एक अच्छा प्रयास था। उसके बाद देखते हैं कि फिर जो है एक दूसरी जो है वह परमाणु प्रसार संधि भी इन दोनों के बीच होती है। फिर 1970 में जो एक कहा जा सकता है कि जो सबसे सार्थक कदम तो था वह जो है समाप्त, जो तनाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए जो सबसे सार्थक समझौता हुआ वह जो है 1970 में जो है मॉस्को बोन समझौता जिसको कहा जाता है, जिसमें जो है पश्चिमी जो वेस्ट जर्मनी थी और तथा सोवियत संघ के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए था। यह जो मॉस्को बोन ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट था, यह जो है कहीं ना कहीं देतांते के प्रमोशन के लिए एक कारगर जो है प्रयास था, देतांते के प्रमोशन के लिए एक अच्छा प्रयास था। हम इसको जब देखते हैं, इस प्रयास के द्वारा जर्मनी और यूएसएसआर के बीच जो तनाव था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो विवाद था, उसको कम करने में, उसको समाप्त करने का एक देखिए कारगर कदम और एक कारगर समझौता हुआ। फिर 1971 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच जो है वह बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है और उस समझौते में यह दिया गया कि ईस्ट और वेस्ट जो बर्लिन है उन दोनों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वह जो है आपस में चाहे तो तनाव को खत्म कर सकते हैं या फिर जनता आपस में जो है वह आदान प्रदान कर सकती है, आना जाना शुरू कर सकती है। तो यह जो समझौता था यह भी कहीं ना कहीं देतांते के प्रमोशन में, देतांते को प्रमोट करने में एक कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि उससे पहले दोनों ही कहा जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के जनता को मिलने से, एक दूसरे के जनता के विचारों को आदान प्रदान से, एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन डेवलप करने को बैन कर रखा था। लेकिन 1971 में जो समझौता हुआ इन चारों देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच, इन समझौते द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अब जो है बर्लिन के, चाहे वो पश्चिमी बर्लिन के लोग हों चाहे पूर्वी बर्लिन के लोग हों, दोनों देशों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, अब एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने ट्रेड और बिजनेस का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। और यह इस कारण से बर्लिन को लेके भी दोनों गुटों में जो है वह कहीं ना कहीं तनाव खत्म होता है और दोनों देशों में कहीं ना कहीं सहयोग की भावना डेवलप होती है और दोनों देश एक दूसरे पे अब जो है भरोसा जताने लगे हैं, दिखाने लगे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसा ही वह तथ्य है, भरोसा ही वह फैक्ट है जो एक दूसरे के साथ जो है वह संबंधों के निर्माण में सहायक होता है। फिर हम देखते हैं कि 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने जर्मन राज्यों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान कर दिया। क्योंकि पहले जो है अमेरिका, कहा जाए तो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच पहले ही समझौता होके और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया था, लेकिन 1972 में जो है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ही जर्मनी से समझौता करके जर्मनी के ऊपर, जर्मनी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था या जर्मनी को लेकर जो समस्या थी उन समस्या को खत्म कर दिया और इस समस्या के समाधान से अमेरिका और रूस के बीच जो है एक सौहार्दपूर्ण संबंध डेवलप हुए, एक सौहार्दपूर्ण विचार डेवलप हुए और दोनों जो है वह इस प्रयास से, इस जर्मनी के एकीकरण से या जर्मनी की समस्या के समाधान से जो है वह दोनों ने एक दूसरे के प्रति भरोसा और विश्वास दिखाया और जगाया भी। फिर हम देखते हैं कि 1973 में जो है वह
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी जो हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन होता है, कंडक्ट किया जाता है। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी में एक यूरोपीय सिक्योरिटी समिट जो है या सम्मेलन जो है वह कंडक्ट किया जाता है, जिसमें यूरोपीय कहा जा सकता है कि यूरोपीय समझौता सम्मेलन जो है वह व्लादिवोस्टोक में जो है समाप्त करने के दिशा में एक कह सकते हैं कि महान प्रयास था। वह जो है कहा जा सकता है कि शीत युद्ध को खत्म करने के लिए यह जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलसिंकी या फिनलैंड में जो सम्मेलन हुआ था वह 1973 में कंडक्ट हुआ था। 1974 में जो है यह यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन या यूरोपीय सिक्योरिटी जो समिट है या जो है व्लादिवोस्टोक जो कि रूस में था, रूस के व्लादिवोस्टोक में जो है वह कंडक्ट होता है। और इस सम्मेलन को माना जाता है कि इस सम्मेलन ने कहीं ना कहीं शीत युद्ध को खत्म करने में, शीत युद्ध को समाप्त करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और इस सम्मेलन के बाद यूरोपीय कंट्रियों को, यूरोपीय देशों को यूएसएसआर और कम्युनिज्म कंट्रीज के प्रति भरोसा जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है, और फिर वह आपस में सहयोग और आपस में सुरक्षा को लेके एक दूसरे को गारंटी देना शुरू करते हैं। और यह जो है शीत युद्ध के समाप्त करने की दिशा में एक अच्छा और महान प्रयास कहा जा सकता है। फिर जो है यह अगर हम माने तो 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति होती है। और जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जो डेवलप हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुए थे, उन सब को समाप्त करने का जो है वह दोनों देश बीड़ा उठाते हैं। और दोनों देश जो है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे का समर्थन करने के लिए, एक दूसरे के विचारों को महत्व देने के लिए, अब यह जो दोनों महाशक्तियां थी, इन दोनों महाशक्तियों ने अब युद्ध जो उनके बीच वैचारिक युद्ध जो चल रहा था उसको समाप्त करना शुरू किया। इसी दिशा में उन्होंने 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति की। और शीत युद्ध के जो एक दूसरा केंद्र था, एक दूसरा जो सेंटर था जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि जो इंडो चीन था या हिंद चीन था, जिसपे फ्रांस और फ्रांसीसी से, चूंकि वो फ्रांस की कॉलोनीज थी, तो फ्रांसीसी और यूएसएसआर या सोवियत संघ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसको भी खत्म कर दिया गया। और यह शीत युद्ध के खत्म करने का, शीत युद्ध को समाप्त करने का एक प्रयास था, क्योंकि जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट था, अब धीरे धीरे दोनों महाशक्तियां अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर रही थी, अपने अपने जो उनके कहा जा सकता है कि उनकी जो वैचारिक संघर्ष था उनको खत्म करना चाह रही थी। इसी के साथ 1975 में भी हम देखते हैं कि 1975 में जो वियतनाम युद्ध की समाप्ति होती है और एक जो है वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो शीत युद्ध में कमी आती है, क्योंकि अब वियतनाम वार जब खत्म होता है, वियतनाम युद्ध जब खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं अब जो है वह उसके इंटीग्रिटी का, उसके कह सकते हैं कि उसके एकीकरण की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो यह जो कोल्ड वार की सिचुएशन थी, यह जो शीत युद्ध की सिचुएशन थी वह खत्म होती है। और शीत युद्ध के सिचुएशन के खत्म होने के बाद जो है अब एक नए तरह का संबंध डेवलप होता है, एक नए तरह का जो है विश्व दिखाई देने लगता है, एक नई तरह के विचार डेवलप होते हैं। अब 1977 में जो है अब कहा जाता है कि तृतीय जो है यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में जो है वह कंडक्ट होता है। पहला जो 1973 में फिनलैंड में, दूसरा जो है 1974 में व्लादिवोस्टोक में, और तीसरा जो है 1977 में जो है वह बेलग्रेड में जो कंडक्ट होता है। और यहाँ पे भी फिर वह पुरानी जो एक दूसरे के सहयोग की भावना है, एक दूसरे को मजबूत सहायता की भावना है, वह जो है डेवलप होती है। और इस तरह कम्युनिज्म देश यूएसएसआर में और यूरोपियन, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका या ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कंट्रीज हैं, इनके बीच विश्वास डेवलप होता है, संबंध मजबूत होते हैं और संबंधों में विश्वास दिखाई देने लगता है। तो यह जो कोल्ड वार की समाप्ति के लिए जो कारण थे, जो समाप्ति के लिए उत्तरदायी जो प्रयास थे,
अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि यह एक दिन के विचार से, या सिर्फ यह नहीं कहा जा सकता कि क्यूबा क्राइसिस से ही यह डेवलप हुआ, लेकिन क्यूबा क्राइसिस को हम टर्निंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि क्यूबा क्राइसिस के कारण ही जो है उनके दोनों महाशक्तियों के बीच जो है वह यह विचार डेवलप हुआ कि हमें अब अपने इस कॉन्फ्लिक्टफुल वातावरण को जो है रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट फुल सिचुएशन को जो है अब हमें परिवर्तित करना चाहिए, किसमें, तो अब रिलैक्सेशन में परिवर्तित करना चाहिए। तो हम जब इस चीज विचार को देखते हैं, जब हम इस विचार को डेवलप करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जो है वह क्यूबा मिसाइल एक टर्निंग पॉइंट के रूप में थी। अब हम देखते हैं कि 1979 में इसराइल तथा मिस्र के बीच जो है वह अमेरिका ने जो है कैंप डेविड समझौता कराकर एक जो है संघर्ष की जो स्थिति थी, जो इसराइल और मिस्र के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको भी दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि हम जब स्वेज संकट के बारे में पढ़ते हैं, जब स्वेज क्राइसिस के बारे में देखते हैं, जानते हैं, तो हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस जो है वह मिस्र और इजराइल के माध्यम से एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े दिखते हैं। अब यह जो है 1979 में जो है इसराइल तथा मिस्र के बीच अमेरिका ने जो है वह कैंप डेविड समझौता कराकर इन दोनों के बीच जो है वह कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जो है 72 में ही दोनों महाशक्तियों ने मास्को वार्ता के द्वारा, या फिर यह कह लीजिए साल्ट 1 समझौते के द्वारा, साल्ट 2 समझौते के द्वारा है जो है वह शीत युद्ध को कम करने का हर संभव प्रयास किया, शीत युद्ध को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। और यह वह प्रक्रियाएं थी, यह वह समझौते थे, यह वह माध्यम थे जिन्होंने वर्ल्ड विश्व को शीत युद्ध की भयावह स्थिति से बाहर निकालने का काम किया और देतांते के विचार को प्रसारित करने का काम किया। देतांते के विचार को जो है विचार को ग्रोथ देने का काम किया, देतांते के विचार को जो है इंक्रीज करने का काम किया। 1963 से लेकर 1970 तक शीत युद्ध में कमी के जो संकेत रहे वह नाम मात्र है, लेकिन इसी बीच जो है भारत और पाक के भी युद्ध हुए जो 1975 में हुआ था। दोनों महाशक्तियों में तनाव, तब भी दोनों महाशक्तियों में तनाव बरकरार रहा। उसके बाद कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलते हैं जिसमें जो है यह दोनों महाशक्तियां जो है एक दूसरे के अगेंस्ट रही, लेकिन जब बाद की बदली हुई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि यह जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध जो है अब रिलैक्सेशन की मोड में जा रहा था। शीत युद्ध जो है अब वह पूरी तरह से देतांते के पक्ष में जा रहा था। शीत युद्ध जो है वह पूरी तरह से अब रिलैक्सेशन के मूड में जा रहा था। अब दोनों महाशक्तियां सहयोग और सामंजस्य पे विश्वास करने लगी थी। अब दोनों महाशक्तियां कोऑपरेशन को बेस मान रही थी। दोनों महाशक्तियों ने अब अपने यहाँ आर्थिक विकास को अपना आधार मानना शुरू कर दिया था। दोनों महाशक्तियों ने जो है अब मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास शुरू कर दिया। दोनों महाशक्तियों ने अब अपने यहाँ जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। अब जो विभाजित यूरोप था, जो डिवाइडेड यूरोप था, अब वह पूरी तरह से एकीकृत होने लगा, पूरी तरह से उसका एकीकरण होने लगा। अब जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक कल्चर डेवलप होने लगे। अब इस कोल्ड वार के रिलैक्सेशन के बाद, देतांते के आने के बाद, अब यूरोपीय कंट्री आपस में जो है एक दूसरे का सहयोग करने लगे, एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े दिखने लगे। और इस शीत युद्ध के बाद जो सबसे अच्छा लाभ हुआ, या सबसे अच्छी जो बात दिखाई दी कि यह जो आतंक का माहौल था, यह जो भय का माहौल था, यह जो एक फियर क्रिएट हुआ था, यह जो न्यूक्लियर वेपन्स का या न्यूक्लियर जो है एटॉमिक बम्स का जो फियर क्रिएट हुआ था, अब जो तीसरे महायुद्ध का जो भय था उससे भी छुटकारा मिल गया। अब विश्व को यह लगने लगा कि यह दोनों महाशक्तियां अब एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगी हैं। दोनों महाशक्तियां जब एक दूसरे का सहयोग करने लगी हैं, दोनों महाशक्तियां अब एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगी हैं, तो अब जो है तृतीय महायुद्ध की जो स्थिति है, जो थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति है, वह नहीं आएगी। उससे जो है छुटकारा मिल रहा है। अब यह जो है दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे हैं, या दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे हैं। तो यह जो भय था, जो तीसरे महायुद्ध का या थर्ड वर्ल्ड वार का जो भय था, वह समाप्त होने लगा था। उसके बाद अब जो है इस कोल्ड वार के बाद, या कह सकते हैं कि देतांते के सहयोग, देतांते के आने के बाद, अब जो है हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के कंट्रोल की अब मांग उठने लगी है कि अब जो है न्यूक्लियर वेपन्स
पे कंट्रोल बनाया जाए, उसको जो है नियंत्रित किया जाए। उसकी जो छूट थी कि कोई भी देश जितना चाहे उतना जो है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, उसको भी कम किया जाए, बंद किया जाए। और जो गुट थे, इन गुटों को अब समाप्त करके अब कोऑपरेशन को इसका जो है आधार बनाया जाए, सहयोग को इसका आधार बनाया जाए, और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो है उसमें वृद्धि की जाए। संयुक्त राष्ट्र जो है वो अब स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर अब जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करे, क्योंकि दोनों महाशक्तियां जो है अब वह संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का जो है अब समर्थन करने लगी थी, और अब उसकी भूमिका में वृद्धि करने की मांग करने लगे थे कि अब उसकी भूमिका, जितनी भूमिका उसकी बढ़ेगी उतना ही जो है विश्व में शांति की स्थापना होगी, विश्व में जो है कॉन्फ्लिक्ट से रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद जो कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता को जो है, गुट निरपेक्षता के महत्व को भी इन्होंने स्वीकारा, और गुट निरपेक्षता के महत्व के करते ही कहीं ना कहीं यह देतांते का विचार आया। तो इस तरह से हमने अभी जो है देतांते के बारे में पढ़ा, जाना, और देतांते जो है वह कोल्ड वार को समाप्त करने में, शीत युद्ध को खत्म करने में एक कारगर हथियार के रूप में कह सकते हैं कि शामिल हुआ, यूज हुआ, और इसने जो है विश्व को रिलैक्सेशन प्रदान किया। इसने जो है शीत युद्ध के उस भयावह स्थिति से विश्व को बाहर निकाला। इसने जो है तृतीय वर्ल्ड वार के जो भयावह एक भय था, एक जो थ्रेट था, एक फियर था थर्ड वर्ल्ड वार का, उससे इसने जनता को बाहर निकाला, विश्व को बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं जो देतांते है, जो तनाव शैथिल्य है, या जो रिलैक्सेशन है, यह विश्व के लिए एक अच्छा और कारगर हथियार बन के सामने आया, और इसने विश्व को शांतिपूर्ण स्थिति में लाने में एक अहम रोल जो है प्ले किया। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।